हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विवेक क्लासेस में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है ना। तो अब हमारा जो मैथ्स का सेट है वो सेट नंबर 4 है। 3 सेट मैंने आपसे पहले करा लिए हैं, आपने अच्छे से वो सेट देख लिए होंगे। जो बच्चा इसी सेट में नया आया है तो वो इस सेट को करने के बाद बाकी 3 सेट को भी करे, उसको कहीं ना कहीं वो चीज़ें फायदे पहुंचाने वाली हैं। ठीक है। आज की वीडियो कैसे खास होने वाली है, एक तो मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाए हैं, क्वेश्चंस की क्वालिटी वैरायटी तो अच्छी रखने की कोशिश ही है कि सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएं। लेकिन मैंने सोचा कि ना, बता रहे थे बच्चे भी कह रहे थे कि भाई 10 क्वेश्चन है ना वो कम है, तो क्वेश्चंस की संख्या भी मैंने इसे बढ़ाई है। आपकी बात 10 की जगह 15 करें हैं, तो यानी कि जो तुम्हारे पेपर में 15 क्वेश्चन आने वाले हैं दिल्ली पुलिस में वो पूरे करें इस बार मैंने। ठीक है। तो आप इस वीडियो को खुद से कैसे जज करेंगे और अपना आकलन आप इस वीडियो के द्वारा कैसे करने वाले हैं, तो आप 1 से लेके 15 तक नंबर डाल लो सारे बच्चे। थोड़ी देर के लिए वीडियो रोको और 1 से लेके 15 तक नंबर डाल दो। ठीक। खुद से सॉल्यूशन करना है, सेम कहानी है, खुद से सॉल्यूशन करना है। आप लास्ट में, वीडियो के लास्ट में देखना आपने कितना स्कोर किया है। 15 में से आप कितने क्वेश्चंस बना पाए थे वर्गों में। मतलब ये है कि आपने हेल्प इधर उधर से कुछ नहीं ली, अपने ही तरीके से आपने समय रहते कितने क्वेश्चंस इसमें से बनाए। ठीक है ना। चलो बिना समय खराब करे अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट हमारा 4 होने वाला है और क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन की ये समस्या भी खत्म है, मैं क्वेश्चन के सामने आ जाता हूँ। ये वो समस्या भी आज खत्म, धीरे धीरे सुधार करने की कोशिश है। क्वेश्चन को दिखता रहेगा, मैं वीडियो में उधर जाऊंगा ही नहीं। ठीक है। मैं वीडियो में इधर ही रहने वाला हूँ, क्वेश्चन को मैं सामने दिखता रहेगा। आप रोको, आराम से खुद करने की कोशिश। ठीक है। तो आपने कोशिश कर ली होगी। तो ये क्वेश्चन वैसे तो देखो थोड़ी जानकारी वैसी भी चाहिए इसमें कि जैसे पहिए वाला सवाल है तो एक पहिया एक राउंड में कितना घूमता है। ठीक। वैसे समय दूरी का सवाल है। देख लो सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है किसी कार के पहिए का व्यास कितना दे रखा है भाई, 210 दे रखा है। व्यास मतलब 2r की वैल्यू दे रखी है। अगर कोई पहिया होगा, अगर कोई ये ऐसे पहिया होगा तो उसमें रेडियस होती है r, और पूरा कंप्लीट अगर इसको सीधी लाइन को मिला दें तो यहाँ से यहाँ तक भी r, तो टोटल कितना हो जाएगा भाई 2r हो जाएगा। ठीक है। कार की चाल दे रखी है 120 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि वो 1 घंटे में कितना चलती है 120 किलोमीटर। कह रहा है पहिए को प्रति मिनट कितने चक्कर लगाने चाहिए, पहिए को प्रति मिनट कितने चक्कर लगाने चाहिए। 1 मिनट में बात कर रहा है कि 1 मिनट में वो कितने राउंड घूमे। पहले एक बेसिक सी बात पता होना चाहिए कि जो पहिया है वो एक राउंड में घूमता कितना है। मानो इस राउंड को पूरा मैं कैलकुलेट करूं तो ये राउंड पहिए का आता कितना है। सब जानते हैं सर्किल है, और सर्किल की परिधि कितनी होती है 2πr। सर्किल की परिधि कितनी होती है भाई 2πr, और उसमें भी व्यास दे रखा है तो उसे त्रिज्या बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें व्यास की ही वैल्यू दे रखी है 210, यानी कि 2r की ही वैल्यू दे रखी है। 2r को हम व्यास d से भी डिनोट करते हैं, तो पाई इंटू डी लिख सकते हैं। तो 2r की वैल्यू तो सीधा दे रखी है तुम्हें 210, पाई की वैल्यू रख लेंगे। तो जो पहिया होता है वो एक राउंड में घूमता है 2πr। एक राउंड में कितना घूमता है 2πr। कह रहा है 1 मिनट में कितने चक्कर लगाए। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि वो 1 मिनट में कितनी दूरी तय करता है, और वो कहां से पता चलेगा। सवाल में उसकी स्पीड दे रखी है कि वो 1 घंटे में 120 किलोमीटर चलता है, तो इसी की हेल्प से हम अपने सवाल को करने वाले हैं। एक राउंड में कितनी दूरी तय करेगा वो तो देखेंगे, पहले उसे 1 मिनट में दूरी तय कितनी करनी है वो देख लेता हूं। आप मुझे बताओ 1 घंटे में कितने किलोमीटर, 120 किलोमीटर। तो आप ये कह सकते हैं 1 घंटे मतलब 60 मिनट में 120 किलोमीटर चलने से। आप ये कह सकते हैं 60 मिनट में 120, तो मतलब 1 मिनट में 2 किलोमीटर चलना है। अरे कितना चलना है 1 मिनट में 2 किलोमीटर चलना है। अगर उसे 1 मिनट में 2 किलोमीटर चलना है तो 1 मिनट का ही निकालना है, लेकिन वो आपको सेंटीमीटर दे रखा है वो 210 सेंटीमीटर, तो इसको सेंटीमीटर में बदल दो। तो पहले तो एक काम करो, इसे किलोमीटर से मीटर में बदल दो। तो मीटर में बदलने के लिए 1000 की गुणा करोगे, और फिर और मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 की गुणा करोगे। तो कुल मिला के आपको ये डिस्टेंस ट्रैवल करनी है। ठीक है। और ये डिस्टेंस कैसे ट्रैवल करनी है, उसके राउंड से। राउंड में बताओ एक राउंड में वो कितना घूमता है 2πr, और 2πr में 2r की वैल्यू कितनी दे रखी है 210, तो वो सीधा रखेंगे यहाँ पे 210, सीधा रख लेता हूं मैं 210। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। ये भाई साहब एक चक्कर की डिस्टेंस है उसकी, एक राउंड में इतना घूमेगा। और ऐसे कितने राउंड लगाएगा, ऐसे n राउंड लगाएगा, और 1 मिनट के तय के लिए दूरी तय कर लेगा। वो ये वाली दूरी तय करेगा, वो ये वाली दूरी उसने पूछी है। बस आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है और किसकी वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है। तो एक बार देख लो भाई, 7 से तो पूरा रिजल्ट कट ही जाएगा 30 बार। एक 0 से 0 भी उड़ा दो आप, 11 से कितनी बार, 2 से कितनी बार 11 बार, और ये 2 से पूरा
आपका आ जाएगा 1000। कुल मिला के 11 या 33 का भाग लगाना है। 1000 10 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 1000 बचा है ना, 1000 10 में गुणा करेंगे तो 10,000 आ रहा है। और 10,000 में कितने का भाग लगाना है? 33 का। 10,000 में 33 का भाग लगाना है। आइडिया लग जाएगा भी यहीं से, ऑप्शन से पूरा भाग लगाने में लगता ना। 33 3 99, 33 3 99, एक बचेगा। आगे से 10 उतारोगे तो ना जाने की फिर 0 लगेगी, फिर 33 3 99। आगे पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। 303.03 इस सवाल का आंसर है। अरे क्लियर है कहानी? तो पूरी प्रोसेस देखना, जिसको समझ में नहीं आई एक बार बैक करके पूरी प्रोसेस देखना। मैं प्रोसेस से ही सॉल्व कराने की कोशिश करता हूं ताकि दोबारा रिपीट करना ना पड़े क्वेश्चन, ठीक है? तो एक एक बात बताते हुए चलता हूं, कौन सी बात तुम्हारी मिस हो गई है इसमें, वो दोबारा से इसको बैक करके देखना। ये नहीं कि मैं पूरा एक्सप्लेनेशन दोबारा दूंगा, दोबारा उतना टाइम लगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है? तो आई होप बात समझ में तुम्हारे आ गई, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 600 रुपए मूल्य वाले दस्तानों के 1 दर्जन जोड़े 10% की छूट पर उपलब्ध है। 1 दर्जन जोड़े, 1 दर्जन जोड़े मतलब 12 जोड़े, 1 दर्जन जोड़े मतलब 12 जोड़े 10% की छूट पर उपलब्ध है। ज्ञात करो 270 रुपए में कितने जोड़े दस्ताने खरीद सकते हैं। 270 रुपए में कितने जोड़े खरीदे जा सकते हैं? पहली बात तो ये बता दो कि वो 1 दर्जन जोड़े कुछ बोल रहा है, यानी कि 12 जोड़े बोल रहा है। अरे 12 पेयर कितने के हैं? कह रहा है 600 रुपए अगर कीमत है तो वो 10% के डिस्काउंट पर अवेलेबल है आपके पास। तो अगर 600 का 10% निकालूं मैं तो 10% का मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि हम कितनी कीमत इसकी पे करेंगे? 90%। अरे 90 करेंगे, 10 का तो हमें डिस्काउंट मिल गया, तो 12 जोड़े के लिए हम पे कितना करेंगे? 540 रुपए। 600 रुपए पर अगर हमें 10% डिस्काउंट मिल गया तो 90% कीमत तो हमें देनी है उसकी। तो 600 रुपए पर अगर हमें 10% हटाकर 90% कीमत देनी है तो कितने रुपए देनी है? 540। और 540 देनी है कितने जोड़े की? कह रहा है 1 दर्जन जोड़े की, यानी कि 12 जोड़े की देनी है हमें 540। आपसे कह रहा है 270 रुपए में कितने जोड़े खरीदे जा सकते हैं, तो आप खुद देख लो भैया। अगर 540 रुपए में 12 जोड़े हैं, 540 का आधा ही है 270, उसका आधा ही लिख रखा है इसने, तो 12 का भी आधा कर दो। 12 का आधा करोगे तो कितने जोड़े आ जाएंगे? 6 जोड़े। तो 270 में खरीदे जा सकते हैं भाई साहब 6 जोड़े। 270 में आएंगे 6 जोड़े, ठीक है? चलो ये देखो, बड़ा सा लग रहा है सवाल देखने में, ठीक है? तो आराम से टाइम ले लो, कोई बात नहीं है, जरूरी नहीं है सारे सवाल तो एक जैसे आने नहीं है, यानी कि सभी का लेवल तो एक जैसा रहना नहीं है। कोई सवाल बहुत आसान होगा जैसे जस्टिस से पिछले वाला, किसी पे थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, किसी पे थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ सकता है, क्योंकि 15 क्वेश्चन के हिसाब से आपके पेपर में टाइम बहुत है 90 मिनट सोल्व करने के लिए। तो 25 रीजनिंग 15 मैथ, यानी कि 40 क्वेश्चन ही सोल्व करने के लिए, तो फिर आपको टाइम लग सकता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जो टाइम टेकिंग है, तो ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करें। ठीक है, आपने ट्राई कर लिया होगा, चलते हैं सॉल्यूशन। कह रहा है समान कार्यकुशलता वाले 3 लड़कों ने, समान कार्यकुशलता मतलब उनकी एफिशिएंसी इक्वल है, जितनी दर से पहला काम करेगा उतनी दर से दूसरा काम करेगा, उतनी ही दर से तीसरा काम करेगा। समान कार्यकुशलता वाले 3 लड़कों ने 30 दिनों में एक कार्य को पूरा करने का वचन दिया कि वो 30 दिन में इस काम को पूरा कर देंगे। शुरुआत में तीनों कुछ दिनों के लिए अनुपस्थित रहे। शुरुआत में तीनों कुछ दिनों के लिए पहले आए नहीं, मतलब छुट्टी पर रहे शुरुआत से। अब शुरुआत की कंडीशन कैसे दे रखी है? अनुपस्थित की कंडीशन दे रखी है। कुछ कह रहा है दूसरा लड़का पहले लड़के की तुलना में 10 दिन कम के लिए अनुपस्थित रहा, दूसरा वाला पहले वाले से कम अनुपस्थित रहा, मतलब दूसरे वाले ने ज्यादा काम करा है उससे, ठीक है? और कह रहा है तीसरे लड़के ने कुल कार्य का 1/3 काम किया। तो तीसरे को तो अलग रखा है, रिलेट किसको करा है बस वो देख लो। दूसरे लड़के को रिलेट करा है पहले लड़के से, तीसरे की कहानी अलग है। तीसरे लड़के ने कुल कार्य का 1/3 कार्य किया। तीसरे लड़के की तुलना में पहले लड़का कितने अधिक दिनों के लिए अनुपस्थित था, आपसे ये पूछा है। तीसरा लड़का किसकी तुलना में? पहले की तुलना में कितने दिन कम आया? भाई मानो मैं 6 दिन की छुट्टी पर था, दूसरा 10 दिन की पर था, तीसरा 15 दिन की पर था, तो 15 और 6 में लास्ट वाले में पहले वाले में कितना डिफरेंस आ गया? 9 का। तो ऐसा ही कुछ डिफरेंस पूछ रहा है, कुछ डिफरेंस आएगा। अब कुछ और छोड़ तो सीधा सीधा पता नहीं है सवाल का, तो और हमें सवाल बनाना कहाँ से है कि वो कुछ दिन के लिए अनुपस्थित रहे। तो हम देख लेते हैं किसने कितने दिन के लिए काम किया। तो अगर मैं 3 लड़कों की बात करूं तो 3 लड़कों को कुछ मान लेता हूं, जैसे मैं ABC लड़के मान लेता हूं। क्षमता तीनों की बराबर है, ध्यान रखना। पहले उसने किस किस को रिलेट करा है? अरे किस किस को रिलेट करा है? पहले इन दोनों को रिलेट करा है। इन दोनों का रिलेशन क्या दिया है उसने? ये देखो, कह रहा है दूसरा लड़का पहले लड़के की तुलना में 10 दिन कम,
अब वहां पर दिन कम करने हैं तो यहाँ पर कोई रेशियो नहीं मान सकते, कोई कांस्टेंट मान के आपको कुछ वैल्यू कम या ज्यादा करनी पड़ेगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। दूसरा लड़का पहले लड़के की तुलना में 10 दिन कम के लिए अनुपस्थित था। दूसरा लड़का पहले की तुलना में 10 दिन कम के लिए अनुपस्थित होने का मतलब इसने 10 दिन ज्यादा काम किया है इसकी तुलना में। मानो अगर इसने किसी काम में x दिन लगाए होंगे तो इस भाई साहब ने x प्लस कितने दिन काम करा होगा उसमें 10 दिन। उसी काम में अगर ये x दिन तक आया होगा तो उसी काम में ये 10 दिन ज्यादा आया। ठीक है। तीसरे लड़के के बारे में कोई जानकारी है इनसे रिलेट करके? तो इनसे रिलेट करके कोई जानकारी नहीं है, सीधा बता रहे हैं तीसरे लड़के ने कुल कार्य का 1/3 कार्य किया। तो तीसरे लड़के के बारे में नहीं पता कि भाई वो कितने दिन काम में आया, तो मान लेते हैं भाई ये कांस्टेंट x तो मान लिया हमने, ये मान लेते हैं कि भाई ये y दिन के लिए आया। अरे कितने दिन के लिए आया होगा? y दिन के लिए। अब इसने कुल कार्य का कितना हिस्सा किया है? 1/3, यानी कि टोटल काम अगर 3 है तो 3 में से एक काम तो किसने करा होगा? भाई वो c ने करा होगा। और बाकी काम कितने करा होगा? a और b ने। बाकी काम किसने करा होगा? a और b ने करा होगा। अब क्षमता हमें किसी की पता नहीं है, अब इनसे हमें काम करवाना शुरू करना है, लेकिन आपको एक लिंक दिया है सवाल में कि उनकी क्षमता क्या है? सबकी बराबर है, सबकी क्षमता बराबर है। तो कोई क्षमता मान लो, क्षमता भी नहीं पता हमें तो कोई क्षमता मान लो। मानो ये भी किसी कांस्टेंट कोई और ले लो, एक्स वाई से अलग, एफिशिएंसी पी के ले लेते हैं, के कांस्टेंट ले लेते हैं। ये के क्षमता से काम करेगा, एक्स दिनों तक तो इतना काम कर देगा। दूसरा वाला बी के क्षमता से काम करेगा तो x प्लस 10 इतना काम कर देगा। दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, क्योंकि काम में यहाँ बता रखा है ना 1/3 अगर इसने करा है तो 2/3 इन दोनों ने करा होगा। तो इनका अगर मैं रेशियो निकालूं तो तीसरा वाला बंदा के क्षमता से y दिनों तक काम करा होगा। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। मैंने कांस्टेंट मान लिया, कांस्टेंट क्या, मैंने क्षमता मान ली कुछ कि a की कुछ क्षमता होगी, तो सेम क्षमता b की होगी और वही क्षमता किसकी होगी? c की होगी। अगर k की क्षमता से a काम कर रहा है कितने दिनों तक? x दिनों तक, तो k इंटू एक्स काम कर रहा होगा। b k की क्षमता से x प्लस 10 दिन तक काम कर रहा है तो k इंटू एक्स प्लस 10 काम कर रहा होगा। और c k की क्षमता से y दिनों तक काम कर रहा है तो k इंटू वाई काम कर रहा होगा। तो क्या ये इनके काम का अनुपात आया या नहीं आया? अरे इनके काम का अनुपात आया या नहीं आया? तो अब मुझे बताओ टोटल काम कितना था? 3 में से एक कौन कर रहा है? 3 में से एक तो y कर रहा है, तो भाई 2 कौन कर रहा होगा? 2 काम को दोनों कर रहे हैं। बस तो यही बात अगर पूछी है तो कुछ आपको लिंक यहाँ से सॉल्यूशन के दौरान मिल जाएगा। आप मुझे बताओ k तो दोनों में कॉमन है, तो देखो k का कोई मतलब नहीं बैठ रहा है, इसी वजह से ये वैल्यू कट रही है, कांस्टेंट मानने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसमें। तो x और x कितना हो जाएगा? 2x और प्लस 10 और बराबर में y की इधर गुणा होगी तो 2y। हमसे यहाँ पर डिफरेंस पूछा है किस किस का? तीसरे लड़के की तुलना में पहला लड़का कितने अधिक दिनों के लिए अनुपस्थित था, तीसरे की तुलना में पहला। तो y माइनस एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, उधर ले जाओ उठा के, तो 2y माइनस 2x आ गया कितना? 10। दो दोनों में कॉमन है, काट दो उधर। y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 5। सही है, क्योंकि तीसरा लड़का ज्यादा दिन के लिए अनुपस्थित है। हम बोल रहे हैं ना तीसरा लड़का की तुलना में पहला लड़का कितने अधिक दिन के लिए अनुपस्थित था। अच्छा, ये तो काम करने वाले दिन आए हैं, इसने ज्यादा दिन काम करा है, इसने कम दिन काम करा है, वो ज्यादा अनुपस्थित रहा है पहले वाला लड़का। उनका डिफरेंस पूछ रहा है, दोनों का कितना आएगा? 5। भाई जो उनके काम करने में डिफरेंस आएगा वही उनके अनुपस्थित होने में डिफरेंस आएगा, नहीं आएगा? सेम डिफरेंस आएगा। कुछ बात समझ में ना आई हो तो देखना अच्छे से वीडियो को दोबारा, और अगर और भी कुछ लग गया हो तो फिर कुछ कमेंट करके लिख देना। अगली वीडियो में आऊंगा कि भाई ये वाली बात मुझे बता दो, तो उसमें दोबारा से क्वेश्चन दिखा के कोशिश करूंगा सोल्यूशन दिखाने की। अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, कुछ अलग से आपको सोचना पड़ेगा। चलो ये देखो, अच्छा ये धन पूर्णांक है, ध्यान देना, ये धन पूर्णांक है, घन पूर्णांक नहीं है, ये धन पूर्णांक है। पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, क्यूबिक नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर। एक पॉजिटिव इंटीजर n को किससे भाग दे रहे हैं? 7 से भाग दिया जाता है, तो कह रहा है शेषफल कितना आता है? 2 आता है। विकल्पों में से किस संख्या को 7 से विभाजित करें? ये विकल्प दे रखे हैं, विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? 0। यानी कि फिर कौन सा नंबर विकल्प में से ऐसा बनेगा कि वो पूरा पूरा कट जाए? बच्चों वाला सवाल है, मिटा दो बेटा। आप खुद बताओ, n को आप 7 से भाग दे रहे हो, शेष क्या बच रहा है? 2। तो ऐसा नंबर देख लो ना कि 7 से भाग देने पर 2 शेष बचता हो, तो 7 करना 7 प्लस 2 9। अरे 9 में अगर आप 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 2 ही तो बचेगा, तो वो संख्या 9 हो गई। अब कह रहा है विकल्पों में से किसको 7 से भाग दें कि शेषफल 0 बचे? तो आप मुझे बताओ, n की वैल्यू तो 9 आ गई,
तो 9 और 3 12, 12 के 7 से कटेगा, 9 और 1 10 क्या कटेगा, 9 और 2 11 कटेगा, 9 और 5 कितना 14, ऑप्शन नंबर 9 और 5 14 कट जाएगा किससे, 7 से, और शेष क्या बचेगा 0। ठीक है, अरे ठीक है, बता देना भाई, कुछ परेशानी दिक्कत परेशानी हो तो शेयर करना, और अगर बढ़िया लगे सब चीज़ कि हाँ क्वेश्चन भी अच्छे हैं, बन भी रहे हैं आपसे, बन नहीं रहे तो फिर सॉल्यूशन भी समझ में आ रहा है, तो वो भी कम से कम कमेंट करके बताना चीज़ों को, तभी पता चलेगा कि हाँ भाई क्या चीज़ें कैसे चल रही है। ठीक है, क्वेश्चन 5 चलो करते हैं। क्या है, एक वस्तु के लिए लाभ क्रय मूल्य का 220% है। अगर प्रॉफिट उसमें दे रखा है कि जो प्रॉफिट है वो सीपी का 220% है, कह रहे हैं क्रय मूल्य को अगर कितना बढ़ा दें, 25% बढ़ा दें, लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है, विक्रय मूल्य में वो कोई चेंज नहीं कर रहा, तो कह रहा है मूल लाभ परसेंट में कितनी कमी आएगी। अच्छा, लाभ परसेंट में कमी पूछ रहा है, कितनी आ जाएगी, चलो देखो। जो प्रॉफिट है वो सीपी का 220% है, तो सीपी भाई 100 ही मान लो, 100 मान के सोल्व करो। अगर क्रय मूल्य उसका 100 होगा तो प्रॉफिट 220% है सीपी का, तो सीपी का 220%, 100 का 220%, 200 ही आएगा, 220 ही आएगा। अरे 100 का 220%, 100 पे कितना परसेंट निकाल लो वही वैल्यू निकल के आती है, तो 100 का 220% 220 ही आएगा। तो 100 का सामान 220 के लाभ पे जा रहा है, तो कितने में जा रहा होगा, 320 में। अरे कितने पे जा रहा होगा, 320 में। कह रहा है लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है, तो मूल लाभ परसेंट में कितनी कमी आएगी, कोई बात नहीं, क्रय मूल्य 25% बढ़ा दो, उसका सीपी बढ़ा दो 25%। अगर ये 100 था तो कितना हो जाएगा, 125। अगर ये 100 था तो कितना हो जाएगा, 125। और सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है, विक्रय मूल्य क्या है, सेम है, तो विक्रय मूल्य सेम करो 320। तो फटाफट बता दो, अगर 125 का सामान है 320 में जा रहा है तो कितने का लाभ हो रहा है, घटा दो इसमें से, तो बैठ रहा है तुम्हारा कितना, 150, 170 तो सीधे बैठ रहा है, 170, 195 बैठ रहा है, 195 का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट तो कम हो गया। अरे इसमें से घटा देना तो प्रॉफिट तो कम हो गया, कितना कम हो गया प्रॉफिट, अप्रोक्सीमेट में ही पूछ रहा है, ध्यान देना, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 20 और 5 25 कम हो गया, 25 कम हो गया 220 पर, और परसेंटेज के लिए 100, 0 से 0 काट लो, तो ये देख लो ध्यान से, 250 22 का कितने परसेंट बैठेगा, 250, कैसे मूल लाभ परसेंट में कितनी कमी आती है, तो ये कमी आई भाई लाभ परसेंट में, तो पहले 220 का लाभ हो रहा था, अच्छा लाभ परसेंट अलग निकाल रहे हैं क्या, लाभ परसेंट निकाल लो भैया, लाभ परसेंट पे हमें पूछ रहा है, तो लाभ परसेंट कितने का हो रहा है, लाभ 195 का लाभ हो रहा है कितने पर, 125 पर, परसेंटेज के लिए होना, तो 25 पंजे और 25 चौके, 5 से काट लो इसे, 5 दिया 15 और 5 नाम 45, 4 नाम 36, 3 4 दिया 12 और 3 15, 156, 4 नाम 36, 6 4 दिया 12, 4 ठीक है, 4 5 15, ठीक है, 60 कितने का कमी आ रही है 220 में, और 156 में कितने कमी आ रही है देख लो, 64 की कमी आ रही है, कितने पर 220 पर, और गुणा कितने 100, 64 ही आ रहा है ना, ठीक है, 2 से 11 बार, 2 से 5, 5 चौक 20, 5 30 और 2 32, 11 से 12 लगाओ, 31 के लगभग आ रहा है ना, 11 3 33 तो कटेगा नहीं, तो 33 30 से थोड़ा सा कम आएगा, इनको 29% आना चाहिए, भाग लगा 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 में 10 बचेगा, आगे 11 दूनी 99, ठीक है, 29% के आसपास आएगा। बढ़िया सवाल है भाई, देखो यहाँ गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि अगर पूरी बात ढंग से नहीं पढ़ोगे ना तो गड़बड़ हो सकती है, रिपीट कर रहा हूँ, अब रिपीट कर रहा हूँ, कैसे सवाल को रिपीट करना पड़ेगा मुझे एक बार, ठीक है, वस्तु के लाभ क्रय मूल्य का 220% है, ठीक है, तो 100 का सामान 220 के लाभ पे कितने में जा रहा है, 320 में, सीपी बढ़ा उसका 25%, 100 से 125 हो गया, कह रहा है सेलिंग प्राइस सेम रखो, 320 रखा सेलिंग प्राइस मैंने, तो मुझे लाभ अब कितने का हुआ, तो आप मुझे बोलेगी कि 125 का सामान है 320 में जा रहा है, 320 में से 125 घटा दो, 195 का लाभ हुआ। अगर 195 का लाभ हुआ तो अब ये लाभ परसेंट नहीं आया, 195 का लाभ हुआ है, लाभ परसेंट कैसे आएगा, लाभ परसेंट निकलेगा सीपी पर, तो मुझे बताओ 195 का लाभ हुआ कितने पर होगा, 125 पर, परसेंटेज के लिए होना 100, ये कैलकुलेट करा मैंने, कितना आया 156, सही है, 156% लाभ हो रहा है मुझे, और पहले कितना हो रहा था 220%, तो कम हो गया नहीं, 220 में से 156 घटाओ तो 64 आएगा,
220 में से 156 घटा दो, कितना आएगा 64। 64% लाभ कम हो गया कितने पर, 220 पर, परसेंटेज के लिए गुणा 100। ये सोल्व करा मैंने, 320/11 है, 29% अप्रोक्स में पूछ रहा है, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, 29% इसका आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। 6 को उड़ाओगे फटाफट से। इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी पक्का, ऐसे कुछ सवाल तो तुम्हें देखने को मिलेंगे जो ऐसे नहीं कि बिल्कुल सीधे सीधे हो जाएंगे, कोई 2 दिन किसी बच्चे ने पढ़े और वो कर ले जाएगा, ऐसा तो शायद नहीं होगा अगर कोई ढंग सा पेपर सेट हुआ तो। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है 56,960 रुपए की राशि को एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए को तो बी से 10% ज्यादा मिले और बी को सी से 12% कम मिले। ए बी का रिलेशन बनाना है, बी सी का, या तो फ्रैक्शन से बना लो या सिंपल परसेंटेज है 10-12 तो 100 से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 100 से भी कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है। मिक्स फ्रैक्शन हो तो थोड़ा कोशिश करा करो कि हाँ भाई फ्रैक्शन को छोटी फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर लिया परसेंटेज को। तो ए को बी से रिलेट करना है, बी को सी से, तो सी से शुरुआत करते हैं। बी को सी से 12% कम मिले, यानी कि सी को अगर 100 मिले होंगे तो इसे 88 मिले, अरे 12% का तो ये मतलब है, बी को अगर सी को अगर 100 मिले होंगे तो इसे 88 मिलेंगे। फिर कह रहा है ए को बी से 10% ज्यादा मिले, ए के पास इन भाई साहब से 10% ज्यादा है, तो 88 का 10% 8.8 सीधा जोड़ लो, 10% निकालना तो आसान है, 88 का 10% 8.8 इसमें जोड़ लो, 88 और 96.8, अरे तीनों का मान निकल गया, तीनों का मान निकल गया तो जोड़ लो तीनों का मान, तीनों का मान जोड़ के बताओ कितना आ रहा है। तो 100 196 में तो सीधे ही आ रहा, 4 इधर दे दो 200, 280, 284 और 284.8, ये आना चाहिए 284.8, 100 196, 4 इधर दे दो 200, 284.8, इन सबको जोड़ के, और इसकी वैल्यू दे कितनी रखी है 56,960, पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लो और बड़े ध्यान से देखो इसे कैसे काटोगे, क्या 4 4 5 5 6 6 से काटने लग रहे हो या कुछ और दिखाई दे रहा है, दिख जाए तो बता देना ध्यान से। 28 का डबल लिखा हुआ है 56, 48 का डबल लिखा हुआ है 96, आँख खोल के देख लिया करो एक बार ढंग से। तो ये इससे सीधा सीधा कितनी बार कट रहा है, 2 बार, आगे 0 लगी हुई है, 10 की गुणा करोगे तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 200, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा भाई 200। पूछा कितने का है, सी का हिस्सा पूछा है, तो 100 में 200 की गुणा करो 20,000, 100 में गुणा करो 200 की, सी का हिस्सा पूछा है तो 100 में 200 गुणा करो कितना आ जाएगा 20,000। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, स्पीड तो नहीं है ज्यादा, जो भी तुम्हें कमी दिखाई दे तो कमी बताओगे फिर तुम, अपनी चीजें बढ़िया लगती है सबको, तो मुझे लग रहा है कि हाँ भाई सब सही चल रहा है, सब चीजें फिट है, लेकिन अगर कमी कुछ दिखाई देती है तो कमी बताएगा कौन, कमी तो तुम्हें बतानी पड़ेगी। आवाज थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा तेज बोलूंगा, गूंज रही है तो उसका इलाज अभी है नहीं हमारे पास, उसका इलाज करेंगे क्योंकि गूंजने का इलाज अभी हो नहीं रहा। जिन चीजों का समाधान हमें लग रहा है छोटी मोटी चीजें, उनकी करने की कोशिश करें। 7 देखो, 7 बढ़िया सवाल है, कॉन्सेप्ट जिसको पता होगा, तरीके जिसको पता होंगे वो अच्छे से कर पाएगा। बस कह रहा है यदि किसी तालाब को बारिश के पानी से भरने में 42 दिन लगते हैं, पूरा तालाब भरने में 42 दिन लगेंगे बारिश के पानी, तालाब का स्तर प्रत्येक दिन 2 गुना हो जाता है, हर दिन डबल होता है, बारिश उस हिसाब से बढ़ रही है कि तालाब का स्तर हर दिन क्या कर देती है, डबल कर देती है। तालाब के 1/16 भाग को भरने में कितना समय लगा, लगेगा नहीं लगा होगा, तालाब तो भर चुका पूरा, तालाब को 1/16 भाग को भरने में कितना समय लगा होगा वो देख लो, तो एक बार फटाफट देख लो, फटाफट देख लो, 42वें दिन भर गया तालाब पूरा। और आगे और ऐसे बहुत सवाल बनते हैं, एक टोकरी में फूल है, रीजनिंग में बनता है कि उस टोकरी में फूल हर मिनट में 2 गुने होते हैं, 30 मिनट में टोकरी पूरी भर जाती है, तो बताओ आधी कब भरी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन आए हुए तुमने देखे होंगे पक्का। पूरा तालाब कितने दिन में भर जाता है बताना, 42 दिन में, और हर दिन स्तर क्या होता है उसका 2 गुना, अरे स्तर हर दिन क्या होता है 2 गुना बढ़ता है। तो मुझे बताओ अगर यहाँ 42 दिन में पूरा भरा होगा तो 41वें दिन में कितना रहा होगा, तो 41वें दिन में तो आधा रहा होगा, क्योंकि आधे के बाद तो वो डबल हो गया पूरा भर के। तो अगर वो हर दिन दुगना होता है तो मैं पीछे जाऊंगा तो हर दिन आधा होता चला जाएगा, अगर वो हर दिन दुगना हो रहा है आगे तो पीछे जाने पर हर दिन आधा भी तो हो रहा होगा, तो 41वें दिन वो 1/2 भरा होगा, 40वें दिन वो 1/4 भरा होगा, 39वें दिन वो 1/8 भरा होगा, और भैया 38वें दिन वो 1/16 भरा होगा। काम खत्म, आंसर। अगर वो हर दिन डबल हो रहा है तो मतलब पीछे जाने पे हर दिन आधा हो रहा होगा, बात तो सही नहीं है। तो
आप बोलेंगे 42 दिन में पूरा भर रहा है तो 41 दिन में आधा, 40 दिन में 1/4, 39 दिन में 1/8 आधा करते जा रहे हैं, और 38वें दिन में 1/16 कितना 16। और ये जब भी 1/16 आता है ना तो मेरे को एक बात याद आती है, चलो तुम्हें बताता हूँ, ध्यान देना, मतलब ऐसी मेरी पर्सनल बात है, ज़्यादा ध्यान भी नहीं दोगे तब भी कोई बात नहीं, कि जब भी मैं 1/16 लिखता हूँ ना तो एक छोटी सी बात जो घटना मेरे साथ घटी थी वो याद आती है मुझे तुरंत। एक बार बहुत पहले की बात है, बहुत दिन से पढ़ा रहा हूँ मैं स्कूल वगैरह में, तो मैंने 2012 से 13 से 12 से पढ़ाना शुरू कर दिया था, 12th के बाद ही, तो 12th चल रही थी, चलते चलते पढ़ाना शुरू कर दिया था इसने तो मैंने। तो एक ऐसे जा रहा था तो उस समय उम्र तो ऐसे दिखे कि भाई 12th क्लास में कितने होते हैं बच्चे, तो बच्चे की तरह था, फिर स्कूल में पढ़ाने जाना, तो एक ने मुझे रोक लिया कि जैसे इसको कोई जानकारी नहीं होगी, मतलब मैं 12वीं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे कोई जानकारी नहीं होगी, तो मैंने कभी बच्चों के साथ ऐसे धोखा नहीं करा, अगर मुझे जानकारी है तभी मैंने उनको पढ़ा है, अगर मुझे नहीं है उस विषय की जानकारी तो मैंने मना कर दिया कि भाई नहीं, मेरे बस की बात नहीं है, सही है। तो मुझे रोक लिया रास्ते में, तो जिस गांव में मैं जा रहा था तो वहाँ स्कूल यहाँ है, तो यहाँ कहीं किसी का घर था, वो कुछ काम कर रहा था, तो उसने मुझे यहाँ रोक लिया, बोला मास्टर जी रुकना एक बार। हाँ जी बताओ, ये बताओ मुझे 1/8 का आधा कितना होता है, ये पूछा था उसने मुझसे, 1/8 का आधा कितना होता है, वो सोच रहा था मुझे 1/4 बताऊँ, ठीक है, उतना पागल मान रहा था, बताओ मुझे, तो 1/8 का आधा मैंने उसे 1/16 बोला, लेकिन मुझे वो बात उसकी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, किसी को भी अच्छी होगी, किसी को भी अच्छी नहीं लगेगी, तो मैंने जाके उसकी शिकायत सीधी प्रिंसिपल से करी कि तुम्हारे गांव में कैसे कैसे लोग हैं भैया, इनसे निपटो खुद, ठीक है। ये देखो, कुल दूरी के 1/3 भाग को तय करने के बाद एक ट्रेन अपनी सामान्य गति से 1/3 कम गति से यात्रा करती है। कुल दूरी का उसने 1/3 भाग तो तय कर लिया है, और उसके बाद में अपनी सामान्य गति के 1/3 कम कर देती है, यानी कि 2/3 से आगे बढ़ रही होगी वो, और गंतव्य स्थान पर 4/3 घंटे देरी से पहुंचती है। देरी से तो पहुंचेगी भाई, स्पीड कम कर दी इसने। संपूर्ण दूरी तय करने के लिए ट्रेन द्वारा लिया जाने वाला समय घंटों में क्या होगा तो बता दो। चलो देखते हैं पूरी डिस्टेंस एक बार एक चार्ट में दिखा दो और बता दो क्या रिलेशन बनेगा। कह रहा है 1/3 भाग तय करने के बाद उसके दौरान हो रहे हैं जो भी कुछ हो रहे हैं, तो 1/3 भाग का मतलब टोटल डिस्टेंस 3 है, तो वो एक तो तय कर चुका 1 यूनिट, और आगे कितना करना है उसे 2 तय करना है। एक तो उसने तय कर ली, आगे 2 तय करना है। 2 तय करने में हो क्या रहा है ना, 1/3 कम गति से यात्रा करता है। 1/3 कम गति का मतलब अगर वो पहले 3 से यात्रा करता होगा, स्पीड अगर उसकी पहले 3 रही होगी तो वो अब 1 से यानी कि 2 से यात्रा करता है। अगर उसकी स्पीड पहले 3 रही होगी तो अब वो 1 कम करके 2 से यात्रा करता है। अरे यार समझ में नहीं आई? तो मुझे बताओ, अगर किसी ने पढ़ा हुआ है चैप्टर, तो सेम डिस्टेंस में यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करनी है। सेम डिस्टेंस में एक बार वो 3 की स्पीड से जाए, और सेम डिस्टेंस को एक बार वो 2 की स्पीड से जाए, तो ये स्पीड का रेशियो है 2-3। तो बताओ टाइम का रेशियो क्या होगा? टाइम का रेशियो क्या होना चाहिए? तो सभी को पता है अगर हमारी डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड का और टाइम का रेशियो एक दूसरे का क्या होगा, उल्टा होगा। तो अगर ये 2-3 आ रहा है तो वहाँ पर कितना आएगा 3, अरे वहाँ पर कितना आएगा 3-2 आएगा। तो अब मुझे रियल टाइम बता दो एक बार, यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालूं पहले या सीधे निकालूं पूरा? चलो यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालूं। तो उसे पहुँचना चाहिए था कितने में? 3 की स्पीड से जाता तो उसे 2 में पहुँचना चाहिए था, लेकिन वो 2 की स्पीड से जा रहा है तो पहुँच कितने में रहा है? 3 में। तो कितना ज़्यादा टाइम ले रहा है? 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 4/3 घंटे। अरे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 4/3 घंटे। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4/3 घंटे है तो उसका वास्तविक समय कितना आएगा? तो आप मुझे बताओ, टाइम ही आ रहा है ना यहाँ पे। तो अगर वो 3 की स्पीड से जा रहा है तो उसे यहाँ से यहाँ तक वास्तव में सामान्य समय घंटों में याद करो। तो ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 4/3 है, तो सामान्य गति से अगर वो एक पूरी दूरी तय करता तो वो 2 यूनिट का मान निकालो कितना है, तो 8/3 घंटे आएगा। 2 यूनिट का मान 8/3 घंटे आ जाएगा, 8/3 घंटे आ जाएगा 2 यूनिट का। लेकिन आप बड़े ध्यान से सुनना, अब हमें वैल्यू निकालनी कितनी की है। तो अब मुझे बताओ, 2 डिस्टेंस में 8/3 घंटे लग रहे हैं, 2 डिस्टेंस में 8/3 घंटे लग रहे हैं, तो एक डिस्टेंस में कितने लगेंगे? दोबारा सेम कहानी। वो बात तो मैं यहाँ सीधी बता सकता था, लेकिन पूरा एक्सप्लेन करके एक बार में बता रहा हूँ, यहाँ खिचड़ी नहीं बनानी मुझे। अब मुझे ये पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, तो 1 यूनिट का मान आ रहा था ये गैप 4/3 घंटे लेट, उसे 2 में पहुंचना चाहिए था, पहुंच 3 में रहा है, 1 यूनिट लेट हो रहा है, 1 यूनिट का मान 4/3। तो 2 यूनिट का मान यानी कि ये जो टाइम है उसका रियल टाइम, रियल स्पीड 3 तो रियल टाइम 2, तो 2 का मान 8/3 घंटे। तो यहाँ से यहाँ तक इसे कितने घंटे लग रहे हैं? 8/3 घंटे।
लेकिन वो संपूर्ण दूरी में पूछ रहा है। आप मुझे बताओ, 2 डिस्टेंस में तो उसे 8/3 घंटे लग रहे हैं, तो इस एक डिस्टेंस में कितने लग रहे होंगे? 4/3। पूरी डिस्टेंस कितनी है? 3, तो 3 में कितने लग रहे होंगे? तो 4/3 गुणा 3, 3 से 3 कट जाएगा, कितना आंसर आएगा? 4। ठीक है, वो डिस्टेंस का टाइम मैंने बाद में निकाला है। एक बार मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा ब्रीफली थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। एक व्यक्ति को 3 की स्पीड से जाना चाहिए था, लेकिन वो जा रहा है 2 से। सेम डिस्टेंस में अगर वो स्पीड चेंज कर रहा है तो टाइम का रेशियो उसका उल्टा होगा। तो यानी कि टाइम उसे 3 लगना चाहिए था, लेकिन लगेगा कितना? 2 टाइम लगना चाहिए था, 3 लग रहा है, 1 ज्यादा लग रहा है। 1 ज्यादा लग रहा है। एक सवाल में कितना दे रखा है? 4/3 घंटे की देरी से पूछता है, 1 का मान 4/3 घंटे। 3 की स्पीड उसकी रियल है, तो ये रियल टाइम होगा। रियल टाइम यानी कि 2 का मान निकालना है, तो 2 का मान 8/3। यहाँ भी समझ जाते तुम, 2 का मान 8/3, तो वैसे कोई बात नहीं, 2 का मान 8/3 आ गया। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जाने में उसे 8/3 घंटे लगते हैं। ठीक है, लेकिन उसने हमसे यहाँ से यहाँ तक का टाइम नहीं पूछा, वो कह रहा है संपूर्ण दूरी में बताओ कितना टाइम लगेगा। आप मुझे बताओ, 2 डिस्टेंस में उसे 8/3 टाइम लगता है, तो एक डिस्टेंस में उसे 4/3 टाइम लगेगा। अरे एक डिस्टेंस में 4/3 लगेगा, और पूरी डिस्टेंस पूछा है, तो पूरी डिस्टेंस कितनी है? तो 3 में कितना टाइम लगने वाला है? 3 की गुणा और कर दो, 3 से 3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 4 घंटे लगेंगे उसे पूरी डिस्टेंस ट्रैवल। पूरा एक्सप्लेन कर दिया भाई, कोई शिकायत नहीं, अब कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, अब कहानी पूरी समझा दी। ये देखो, एवरेज डिफरेंस मेथड से, यानी कि जो अंतर से करते हैं उससे कौन करेगा, या जो नॉर्मल कैजुअल मेथड है उससे कौन करेगा। ये कह रहा है कक्षा में 19 विद्यार्थी हैं जिनके औसत अंक कितने हैं? 62.5। टोटल स्टूडेंट है 19 और उनका एवरेज है 62.5। पहले 10 विद्यार्थियों का औसत है 57.5, लास्ट वाले 10 का औसत है 69.5। 10वां विद्यार्थी का अंक पूछ रहा है। क्या 10वां व्यक्ति यहाँ पर रिपीट नहीं हो गया? क्योंकि टोटल स्टूडेंट कितने थे? 19। तो आपने पहले 1 से लेके कहां तक के लिए हैं? 10। 1 से लेके 10, तो आगे तो 9 ही बचे भाई। अरे आगे कितने बचे? 9, तब तो बैठेंगे 19। 1 से लेके 10 और आगे 9, 19। तो इधर से गिनेंगे तो ये 10वां, और इधर से भी गिनेंगे तो ये 10वां, तो ये 10वां हो गया, 2 बार रिपीट। कितनी बार रिपीट हो गया? 2 बार। तो उसी की वैल्यू पूछ रहा है, वो जो 2 बार रिपीट हो गया तो उसका मान बता दो। तो एक नॉर्मल मेथड देख लो, पहले कितने बच्चों को ये पता है कि एवरेज बराबर होता है टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। औसत बराबर होता है पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। और अगर मुझे योग निकालना हो, योग टोटल सम निकालना हो, तो एवरेज में नंबर की गुणा कर देंगे। एवरेज में नंबर की गुणा। 19 विद्यार्थियों का औसत दे रखा है 62.5। 19 विद्यार्थियों का औसत दे रखा है 62.5। एक बात जो तुम्हें बता रहा हूँ, सोल्व करने के लिए खुद से सोल्व कर लेना चाहिए। 19 विद्यार्थियों का औसत दे रखा है 62.5। यहाँ गुणा करोगे तो एक रिजल्ट आएगा, जिसे मैं कुछ x नाम दे देता हूँ। खुद करना है काम, अब जरूरी नहीं है सारी गुणा में करके दिखाऊं तुम्हें। 19 गुणा 62.5 से कुछ x आएगा, एक काम तुम्हें खुद करना है कि गुणा करके क्या आएगा। 10 विद्यार्थियों का औसत दे रखा है 57.5। मान लेते हैं इसकी कोई वैल्यू आएगी, उसे मैं y मान लेता हूँ। फिर अगले 10 विद्यार्थियों की औसत दे रखा है 69.5, वो मान लेता हूँ कि भाई को वैल्यू क्या आएगी? z है। ये टास्क दे रहा हूँ तुम्हें खुद करने का। मुझे बताओ ये 10 और 10 कितने लोगों का मान आ गया? 20 का। यानी कि इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो ये 20 लोगों का मान आ गया। अगर मैं y प्लस z को जोड़ दूं तो मैं ये 20 लोगों का मान आ गया। और 20 लोगों के मान में से अगर मैं 19 लोगों का मान घटा दूं, अगर 20 लोगों के मान में से मैं 19 लोगों का मान घटा दूं, तो वो जो 10वां नंबर रिपीट हो रहा है मुझे उसकी वैल्यू मिल जाएगी, और वही इनमें से कोई सा आंसर होगा। यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू है, यहाँ पर जो वैल्यू है, उनको जोड़ना, उसमें से वाली वैल्यू घटा देना, जो भी रिजल्ट आए उसे यहाँ पर। ठीक है, बाकी मैं तरीका दूसरा बताता हूँ आपको, जिसमें आप इन गुणा से बच सकते हो। ये काम हर व्यक्ति करता है, हर बच्चा जो नॉर्मल एवरेज पढ़ रहा है वो ये तो कर ही रहा है, कोई नई बात नहीं है इतना काम करना, इतना तो हर बच्चा कर रहा है भाई। अब कुछ अलग सीख लो कि अलग हम क्या कर सकते हैं। अलग जो कर सकते हैं वो सिखा रहा हूँ, उस पर ध्यान दे देना। आप बताना सभी 19 बच्चों का जो एवरेज है वो कितना है? 62.5। इसको रखो अलग एड्रेस में। ठीक है, पहले 10 बच्चों का एवरेज कितना है? 57.5। अगले 10 बच्चों का एवरेज कितना है? 69.5। और बस अब इनका डिफरेंस देख लो कितना बन रहा है। आप मुझे बताओ 57.5 कितना कम है 62.5 से? 57.5 कितना कम है 62.5 से? तो 5 कम है। 5 कम है कितने नंबरों पे? 10 नंबरों पे। ये नंबरों का मतलब योग देखना पड़ेगा ना, पहले योग कितना कम है, तो वो एवरेज 5 कम आ रहा है। एवरेज 5 कम आ रहा है तो 10 नंबरों पे योग कितना कम आएगा? 10 पंजे 50। ठीक,
अब मुझे बताओ यहाँ ये बताओ, ये कम है ज़्यादा है? तो ये ज़्यादा है, तो ये कितना ज़्यादा है? 7। कितने नंबरों पे? 10 नंबरों पे। तो यहाँ योग कितना ज़्यादा हो जाएगा? 70। यहाँ पर -50, यहाँ पर 70। ऑल ओवर रिजल्ट बता दो मुझे, प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है? तो 70 में से अगर मैं 50 घटा दूंगा, यहाँ से अगर मैं इसे घटाऊंगा तो मुझे 20 मिलेगा प्लस का। ध्यान देना, ये 20 प्लस का है तो इधर जाकर प्लस कर दो बस 20। जितना वो ज्यादा आ रहा है उतना एवरेज ज्यादा कर दो। 82 पॉइंट कितना आ जाएगा? 5 सवाल का आंसर 82.5। ठीक, कई बार देखो यहाँ प्लस आ रहा है प्लस कर दो, माइनस आ रहा है माइनस कर दो, लेकिन वो कब करना है ध्यान देना। कभी कभी ऐसा होगा कि इधर प्लस आएगा तो इधर माइनस करना है, माइनस आएगा तो प्लस करना है। दोनों में बेसिक सा अंतर बता रहा हूँ बस मैं, उसको ध्यान दे देना। यहाँ टोटल कितना बैठ रहा है? 10, और यहाँ टोटल कितना है? 19। यहाँ टोटल 20 बैठ रहा है टोटल, और वहां बैठ रहा है 19। जब जब रिजल्ट इधर ज्यादा बैठे इधर से, जब जब रिजल्ट इधर ज्यादा बैठे इधर से, प्लस आए प्लस करना है, इधर माइनस आए माइनस करना। कभी कभी ऐसा होगा कि जैसे ये 19 है तो वो 19 में 9 रिजल्ट देगा, 9 18। तो 9 18, तो 18 तो कम बैठ गए, जबकि इधर ज्यादा है। अगर इधर कम बैठ जाए तो प्लस वाली वैल्यू माइनस करनी है, माइनस वाली वैल्यू प्लस करनी है। इस बात का ध्यान रख लेना। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो तब भी ये बात आपको ढंग से समझाई गई होगी। अब यहाँ चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं सवाल। कौन चैप्टर तुम पढ़ के आए हो, फिर भी मैंने इतनी बात तुम्हें बता दी। ठीक, ये देखो, ये कह रहा है 20 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल तथा शेष पानी। सीधा कर लें, एलिगेशन लगाए, सीधा करो। 20 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल है, तो 20 का 20%, तो 4 लीटर अल्कोहल है। अगर 4 लीटर अल्कोहल है तो पानी कितना? फिर 16 लीटर। अरे है ना, अगर 4 लीटर है तो 16 लीटर अल्कोहल। कह रहा है ऐसा 5 लीटर पानी और मिला दिया, 5 लीटर पानी और मिला दो। लो, अब पानी कितना होगा? 16 और 5 21 लीटर। तो नए मिश्रण में अल्कोहल का परसेंटेज पूछ रहा है। नए मिश्रण में अल्कोहल तो उतना ही है क्वांटिटी में, क्वांटिटी में तो 4 ही है। टोटल मिश्रण कितना हो गया? 21 और 4 25, और गुणा कितने? 25 चौके 100, 4 चौक 100। 16% में ये अल्कोहल। अल्कोहल की मात्रा 20% से 16% रह गई, क्योंकि पानी मिला दिया ना तो पानी की परसेंटेज मात्रा बढ़ती जाएगी, अल्कोहल की क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, टोटल क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्वांटिटी सेम है, लेकिन परसेंटेज पे वैल्यू कम होती चली जाएगी। ये देखो 11 10 तो हो गए हैं, लेकिन 5 सवाल मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं। आराम से बनाते रहो और पेशेंस रखो, लगे लास्ट तक रहना। स्कोर चेक करना बिल्कुल लास्ट में आपने कितना स्कोर करा। ठीक, धीरे बना के रखो। ये सवाल आपके लिए ही सेलेक्ट करके ला रहे हैं, पूरा कलेक्ट कर रहे हैं डाटा कि अच्छे सवाल कैसे कराए जाए। विराट कोहली, विराट ने 8 रुपए में 5 की दर से अंडे खरीदे, ये भी अंडे की लाइन में लग रहा है, और 16 रुपए में 9 की दर से बेचे। खरीद के बेच रहा है। अंडे का काम विराट कब से करने लगा मुझे जानकारी नहीं है, तुम्हें कुछ पता होते एक बार बता देना। उसने 8,280 रुपए का लाभ भी कमा लिया, प्रॉफिट अच्छा ले रहा है इन एंड नाउ। ठीक है, 8,280 रुपए का लाभ कमा लिया। पता है इस सवाल को कैसे करेंगे? नॉर्मल कर लो सीधा, कोई ज्यादा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना नहीं है। एक कहानी खरीदने वाली और एक कहानी बेचने वाली। एक तरफ लिखते हैं रुपए, एक तरफ लिखते हैं आर्टिकल। आर्टिकल कितने खरीदे हैं? 8 रुपए में 5 आर्टिकल, तो आर्टिकल के नीचे आर्टिकल कितने रुपए में? 8 रुपए। अरे सही है। और फिर जब बेचने की बारी आई तो 16 रुपए, रुपए में रुपए रखो, और ये 9। ठीक है, ये 9 लिखो। ध्यान रखना, हमें आर्टिकल करने पड़ते हैं बराबर। क्यों करने पड़ते हैं बराबर? बहुत क्वेश्चनों में लिखा नहीं रहता, फिर भी आप समझो ध्यान से। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि कितने आर्टिकल, जो भी आर्टिकल हमने खरीदे हैं, मानो 10 खरीदे हैं, जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि वो 10 हमारे कितने में बिके, जो हमने 10 खरीदे और वो 10 हमारे कितने में बिके, जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा तो एग्जैक्ट प्रॉफिट हम लॉस नहीं बता पाएंगे। 10 के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि उनके साथ क्या होगा। तो सेम कहानी ये है, जितने हमने खरीदे उतने ही हमने कितने में बेचे। अगर हमें ये जानकारी है तभी हम प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं। तो भाई को बराबर करना पड़ेगा, यहाँ करो गुणा, तो ऊपर कितने गुणा करें? 9 की, और यहाँ गुणा करो कितने की? 5 की। कई क्वेश्चनों में लिखा रहता है इतने आर्टिकल उसने बेच दिए हैं, उन्हीं आर्टिकलों को बेचा जैसे 9 के ऊपर गुणा करो और 9 के नीचे करो, तो 8 नाम 72, सॉरी 5 के ऊपर गुणा करो,
हम आर्टिकल बराबर कर रहे हैं ना, तो 9 की ऊपर गुणा 5 की है, तो 9 की गुणा करो ना, तो ठीक है, क्योंकि 9 की गुणा इस रेशियो में करिए, आर्टिकल बराबर करने के लिए 5 की यहाँ करिए, क्या उल्टे उल्टे गुणा करने लग गए। 9 8 72, तो 72 गए थे, यहाँ 9 की गुणा कर रहे हैं, यहाँ 5 की, 16 पंजे 80, फायदा हो गया भैया, फायदा हो गया कितने का 8 का, 8 की वैल्यू दे रखी है कितनी 82 80, 1 की वैल्यू निकाल लो, 8 दाम 80, 2 8 8 दिया 24, 8 पंजे 40, 1035 आ गया, 1 यूनिट का मान आ गया 1035। निकालना कितने का आर्टिकल, यही 45 45 45 नंबर मत कर देना, यही 45 आर्टिकल जो आप खरीद के लाए हो, वही 45 आर्टिकल तुमने यहाँ बेचे हैं। तो आर्टिकल आपसे पूछा है तो 45 का मान पूछा है, 1 की वैल्यू दे रखी है, 45 की पूछी है, यानी कि 45 की इसमें गुणा करो, अब बड़ो गुणा भैया, यानी कि आंसर 45 की 1000 में करेंगे, 45,000 से तो ऊपर ही आएगा, और ये तो आएगा नहीं क्योंकि लास्ट में 7 आ रहा है, ये भी नहीं आएगा, लास्ट में 0 आ रही है क्योंकि 5 में 5 की गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो 5 आएगा लास्ट में, और क्या होगा। डिजिटल सम देख लो या जो भी है तुम करके बताओ बना करके क्या आएगा, या फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे करो। एक काम कर लो, देखो ये 45 से कट रहा है ना नंबर, 45 से, तो यानी कि 45 से कट रहा है तो 5 से तो दिख ही रहा है कट रहा है, तो मैं 9 से भी कट रहा हूँ, कौन सा नंबर इसमें 9 से नहीं कट रहा उसे हटा दो, तो 5 4 9 6 और 3 9, यहाँ तक तो कट रहा है, लेकिन शेष कितना बच गया 5, तो ये नहीं होगा, तो आंसर क्या बचा है, ये देख लेना है, 9 से कटेगा पक्का, 6 4 10 5 15 7 22 और 5 27 कट जाएगा, वाह ठीक। पूरी गुणा करने में लगा करो, भागा करो एकदम, एक बार ऑप्शन भी देख लिया करो क्या दिए, ये देख, चलो करो ट्राई, अरे हो गया ट्राई, चलो तो देखो, एक मनोरंजन पार्क में प्रवेश शुल्क में 17.5% की वृद्धि हुई, प्रवेश शुल्क को बढ़ा दिया गया 17.5, वृद्धि के बाद दैनिक आगंतुक जो थे आने वाले की संख्या 30% कम हो गई, ये तो घाटा ही, रेट बढ़ाने से नुकसान हो गया, प्रवेश शुल्क बढ़ा दिया उसका 17.5%, और जो दैनिक लोग आते थे वो 30% की उनमें कमी हो गई, कह रहा है कुल राजस्व में क्या होगा, डबल परसेंट लगा दो सीधा, और बाकी फ्रैक्शन बनाओ तो फ्रैक्शन बनाओ, सीधा डबल परसेंट लगा दो। वृद्धि कितने की है 17.5 की, देखो ये होता है डबल परसेंट, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100, ठीक है, वो लगा दो आ जाएगा 17.5, और जो कमी होगी तो उसे माइनस में लेंगे, ध्यान रखना, माइनस के 30 और प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो 17.5 गुणा 30 और बटे में कितना 100, देख लो डाटा कितना आएगा, तो ये तो घटा लो सीधा सीधा, तो ये तो माइनस के 12.5 आ जाएगा, यहाँ माइनस में कितना आने वाला है, वो तो खुद ही कह रहा है कमी आएगी, और जो माइनस साइन है ना वो कमी को ही दिखाएगा कि क्या कमी आएगी, ठीक है, 0 से 0 काट लो और ये गुणा कर लो इनकी, कहीं साइड में कर लो तब देख लेंगे, 15 22 और 5 52.5 आएगा, 1 पॉइंट और लग जाएगा क्योंकि 10 भी है नीचे, तो 5.25 आएगा, जोड़ लो 12.5 में 5.25 जोड़ लो, माइनस माइनस साइन वाले जुड़ते हैं, तो 12 और 5 कितना 17.75% की कुल राजस्व में कमी आ जाएगी, तो कमी रेट बढ़ाने से तो कोई फायदा नहीं है, वो लोग तो फिर भी घटेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 13 लिखो, प्रॉफिट लॉस। अंकित मूल्य के 1/3 के बराबर छूट देने के बाद एक दुकानदार ने 10% की हानि पर अपनी वस्तु को बेचा, यानी कि डिस्काउंट देने के बाद भी उसे क्या हो रहा है, हानि हो रही है, डिस्काउंट देने के बाद भी उसे हानि हो रही है, डिस्काउंट देने के बाद उसे हानि हो रही है। बहुत तरीके हैं, एक तो देखो आप सिंपल सीपीएमपी का जो रिलेशन लगता है आप उससे भी कर सकते हो, या फिर सीधा एक रिलेशन ऐसे बना लो, सीपी एसपी और क्या भाई एमपी, यहाँ बना लो, कह रहा है अंकित मूल्य के 1/3 के बराबर डिस्काउंट दिया, अंकित मूल्य के 1/3 के बराबर डिस्काउंट, मतलब अंकित मूल्य कितना है 3 और डिस्काउंट कितने का दिया है 1 का, तो बेची कितने में 2, अंकित मूल्य 3 1 का डिस्काउंट दिया, बेची कितने में 2 में, और ऐसा करने से उसे हुआ क्या 10% की हानि, और हानि और लाभ किस पर होते हैं सीपी पर होते हैं, तो वो 10% हानि से सीपी पर हुई होगी। 10% हानि का मतलब क्या है फटाफट से बताओ, 10% हानि का मतलब, अच्छा कलर चेंज चल पर लेते हैं, 10% हानि का मतलब 10 का समान 1 की हानि पर, दिख रहा है एक लोग नहीं मुझे सही से दिख, 10% हानि का मतलब 10 का समान 1 की हानि में कितने में जाएगा 9 में, देखो वहां 3 मार्क करा था, दोनों बेच रहे हैं, 10 का समान 9 में जाएगा, सेलिंग प्राइस तो दोनों कंडीशन में क्या है सेम ही है, सेलिंग प्राइस तो सेम ही रहेगा, तो आप मुझे बताओ कितने गुणा करोगे यहाँ 9 की और यहाँ 2 की,
तो यहाँ 10 दूनी कितना आ जाएगा CP 20, और यहाँ 9 तिया कितना आ जाएगा 27। और ये पूछ रहा है आपसे कि बढ़ाया गया अंकित मूल्य बताओ कितना है, बताओ कितना है। फिर 20 से कितना छाप रखा है तुमने 27, तो 7 ज्यादा छाप रखा है कितने पर 20 पर, और गुणा में 100, तो 20 पंजे 100 और 7 पंजे 35, 35% इस सवाल का आंसर। सही है। अगर इससे करते हैं ना तो देखो ये रिलेशन पता होना चाहिए तुम्हें, 100 माइनस डी और यहाँ पे 100 प्लस पी, और यहाँ लॉस दे रखा हो तुम्हें। ठीक है, 1/3 का डिस्काउंट दिया है तो 1 माइनस 1/3 कर लेना। ये देखो क्वेश्चन नंबर 14, एक धनराशि 4/3 वर्षों में साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से स्वयं की 7/4 हो जाएगी। सिंपल इंटरेस्ट से सवाल है, टाइम वगैरह दे रखा है, रेट आपसे पूछ रहा है, तो आप मुझे बताओ टाइम कितना यूज कर रहा है वो 4/3 वर्षों में, और स्वयं की कितनी हो जाएगी 7/4। तो मुझे बताओ पहले तो इसी बात से तुम्हें क्या समझ में आया, राशि 7/4 हो जाएगी, क्या मतलब है कि भाई राशि थी कितनी 4 और हो रही है 7, तो मतलब ब्याज कितना लिया होगा 3 लिया होगा। मैं सिंपल ये कह सकते हो ना, राशि अगर 7/4 हो रही है मतलब राशि 4 है, 3 का ब्याज लिया होगा तो वो 7 हो गई होगी। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या है सिंपल इंटरेस्ट का, तो मूलधन 4 है, दर नहीं पता, समय 4/3 है, और बटे में क्या करोगे 100, और बराबर कितना ब्याज आना चाहिए 3 ब्याज आना चाहिए। भाई ये काट लो, 4 से आएगा 25 बार कटेगा, 3 बटे में आ जाएगा पूरा 4/3 ऐसे लिख लो। तो 4 से तुमने काट लिया था 25 बार, आर की वैल्यू देख लो कितनी आएगी, 3 तिया 9, 25 निगमा 225, और बटे में कितना 4, तो 4 पंजे 20, 50 पर एक ऑप्शन है 56.25, 50 पर एक ही, और एक बार और काट लो चाहिए तो 4 पंजे 20, 2 बचेगा, फिर 5 25, फिर 4 6 24, यही है 56.25। जब लास्ट फाइनल आंसर करने वाले हो ना, गुणा आ रही हो किसी की, डिवाइड आ रहा हो किसी की, तो एक निगाह यहाँ जरूर मारनी चाहिए, यहाँ कुछ ये नहीं पूरा भाग लगाऊंगा मैं तो फिर वहां पे देखूंगा, भाग लगाओगे उससे पहले पता चल रहा है कि आंसर, पूरा भाग लगाने की जरूरत नहीं है, आंसर पता चल रहा है पहले, तो इन चीजों को भी वहां पर यूज किया करो। चलो भैया आज का ये लास्ट सवाल होगा, मेरे हिसाब से 15 रखे थे तो लास्ट ही, बढ़िया सवाल है, आप इसे नंबर सिस्टम में मान लें, LCM HCF में मान लें, वहां मान सकते हैं, जहां आपने पढ़ा है अच्छी बात है, देख लो एक बार क्या आंसर। देखो कह रहा है 3 संख्या एक दूसरे के लिए सहभाज्य है, इस प्रकार है कि पहली 2 का सहभाज्य पहले तो ये बता दो सहअभाज्य कौन सी होती है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, और अभी के लिए पहले करने के लिए बाद में तो पहले बता देता हूं, है ना, पहले बताने का मतलब सहभाज्य संख्या ऐसी होती हैं जिनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर ना हो। ये मत कह देना कि जो अभाज्य है वही सहभाज्य, नहीं, सहभाज्य मतलब जो एक दूसरे में कुछ भी कॉमन ना रखती हैं, चाहे वो खुद से भाज्य हो, अभाज्य हो से मतलब नहीं है, यानी कि 3 5 तो नॉर्मल है ही, चलो अभाज्य भाज्य तो सहभाज्य हो ही नहीं, लेकिन ध्यान रखना अगर मैं एक तरफ 3 ले लूं और एक तरफ मैं कुछ और मल्टीपल ले लूं 8 ले लूं, तो 3 और 8 भी सहभाज्य हैं, ये मत कहना कि 8 किसी और नंबर से कटता है, इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है ना, इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि आप 12 भी ले सकते हो, और 12 के साथ आप 20 20 25 ले सकते हो, 12 और 25, अब ये बेशक से 3 से कटता हो, 4 से कटता हो या 5 से कटता हो, लेकिन कुछ कॉमन तो नहीं है ना दोनों में, तो ये आपस में सहभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है ना, तो आपस में सहअभाज्य संख्याएं हैं। एक काम दे रहा हूं आपको, सहअभाज्य संख्याएं अगर हमारे पास a और b है तो उनका एलसीएम क्या होगा, जो छोटा सा सवाल, क्योंकि पैट में आया था, अभी जो पैट हुआ था उसमें आया था, अगर 2 नंबर a और b सहअभाज्य हैं तो उनका एलसीएम क्या होगा और उनका एचसीएफ क्या होगा, दोनों बातें बताना, उनका एलसीएम क्या होगा, उनका एचसीएफ क्या होगा, ये दोनों बातें बताना। अब इस सवाल पे आ जाते हैं, 3 सहभाज्य संख्याएं हैं, पहली दूसरी का गुणनफल है तुम्हारा कितना 1271, और दूसरी तीसरी का गुणनफल तुम्हारा कितना है 713। एक बात तुम्हें बड़े ध्यान से दिख रही होगी, पहली दूसरी ले रहे हैं, दूसरी तीसरी ले रहे हैं, लेकिन दूसरा नंबर तो दोनों में क्या है कॉमन, अरे दूसरा नंबर तो दोनों में क्या है कॉमन है, तो मतलब कुछ ना कुछ ऐसा नंबर तो है जो दोनों को काटता है, और ऐसा नंबर अगर कोई होगा जो दोनों को काटता हो तो वो ऐसा नंबर केवल एक ही नंबर हो सकता है, वो होता है इनका एचसीएफ। अरे एचसीएफ ही होता है जो दिए हुए नंबरों को काट दे, एचसीएफ ही वो बड़े से बड़ा नंबर होता है जो दिए हुए नंबरों को काट दे। तो इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालने का जो तरीका तुम्हें पता हो वो ठीक है, भाग लगाने वाला भाग विधि वाला, इनका डिफरेंस देख लो तुम, इसमें से घटा लो, घटाने पर बताना
कितना रिजल्ट आएगा, फिर एक बात और बताई जाएगी हटाने का। तो 1271 में से 713 घटाओ, 11 3 8, 6 1 5 और भैया तुम्हारा 12 तो यूज करो तो 558। एक छोटी सी बात और बता रहा हूँ, ध्यान रखना, HCF कभी भी जो सबसे छोटा अंतर होता है उससे बड़ा नहीं होता कभी भी। यहाँ तो 2 ही नंबर है, फिर तो 2 नंबरों का जो अंतर आ रहा है 558 से कभी भी HCF बड़ा नहीं होगा। या तो 558 होगा या 558 जिससे कट जाता है उनमें से कोई एक फैक्टर होगा। क्लियर है? और वो भी हमें कौन सा चाहिए, प्राइम नंबर चाहिए, क्योंकि प्राइम नंबरों का ही प्राइम नंबर ही ऐसा रेट कर रहे होंगे जो दोनों में कॉमन है, फिर अलग अलग नंबर बन जाएगा। ठीक है ना, चलो देख लेंगे जो भी नंबर आएगा। लेकिन आप मुझे बताओ 558 तो इसका फैक्टर नहीं होगा, 558 तो ना इसको काटता है ना इसको काटता है, तो मतलब जब तक इसमें 2 रहेगा 2 तो इनको नहीं काटेगा। वो कोई बड़ा फैक्टर नहीं दिख जाए तब देख लेना। 2 से काटोगे तो 2 हटाओ इसमें से पहले, तो 2 हटाओगे तो 2 दूनी 4 हो सकते 14 और 2 ना 18। और देखो 279 आ गया, 9 का मल्टीपल दिख रहे हैं साथ, 9 3 27, इनमें से कटता है कोई नंबर 9 से? तो 7 3 10 और 11 तो 9 से नहीं कटता। तो मतलब ये नंबर जब तक इसमें 9 रहेगा, जब तक 2 रहता तब भी नहीं काटता, मैंने 2 को हटा दिया। उसके बाद जब तक 9 रहेगा तब भी नहीं काटेगा वो इनको, तो 9 और हटाओ इसमें से, तो 9 9 3 27 9 1 31, यानी कि 9 से भी काटेंगे। ध्यान देना, जो अंतर लिया है या तो वो अंतरीन नंबरों को काट दे तो उनका HCF हो सकता है, नहीं तो इसमें से उन वैल्यूज को हटाते चले जाओ जो इनको नहीं काट पाएंगी। तो आप मुझे खुद बताओ, ये लास्ट में सम संख्या है, क्या एक सम संख्या कभी भी एक विषम संख्या को काटेगी? नहीं काटेगी ना। तो सबसे पहले मैंने इसमें से 2 हटाया, 2 की गुणा से ही सम बन रही है, तो फिर मेरे पास आ गया 279। जैसे 279 आया तो 9 के मल्टीपल दिख रहे हैं दोनों, 9 3 27 9 1 9। तो क्या ये नंबर 9 से कट रहे हैं? तो आप देखेंगे 7 3 10 और 11 9 से नहीं कट रहा, तो इसमें 9 भी हटाओ, बचा कितना 31। अब मजबूरी है हमारी, क्योंकि 31 का कोई फैक्टर नहीं है, तो यानी कि 31 तो कम से कम दूसरी संख्या है, एक संख्या कम से कम 31 तो है, यानी कि जो दूसरा नंबर है वो 31 तो आएंगे। अब पहला कैसे निकालोगे, क्योंकि आपसे पूछ क्या रहा है, तीनों संख्याओं का योग पूछ रहा है, तीनों संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो पहला कैसे निकालोगे और तीसरा कैसे निकालोगे? आप मुझे बताओ, पहले दोनों की गुणा कितनी आ रही है 1271, और उसमें एक नंबर कितना 31, तो 1271 में 31 का भाग लगा दो, पहला नंबर मिल जाएगा, लगाओ भाग। तो कहां तक जाएगा भाग लगभग? अब एक करना पड़ोगे या पढ़ लो, 31 चौके 124, 3 बचेगा, 31 करना 31, ठीक है। 713 में भाग लगाओ 31 का, कितनी बार जाएगा? तो 31 दूनी 62, और 2 वाले में 3 हो सकती है वजह या फिर 9 हो सकते, तो 31 दूनी 62, और 62 के बाद बचेंगे 9 और 1 8 और 1 9, 31 3 93, एक संख्या आएगी 23। तो हमारे पास तीनों नंबर आ गए, एक नंबर आ गया हमारा पहले 41, दूसरा आ गया 31, तीसरा आ गया 23, तीनों का जोड़ पूछ रहा है, जोड़ 1 और 1 2, 3 और 2 5, 5 एक ही ऑप्शन में 95, बाकी जोड़ के देख लेना है 95 में, ठीक। चलो, बहुत लंबी कहानी हो गई, बहुत बहुत धन्यवाद जिन बच्चों ने बिल्कुल लास्ट तक वीडियो देखी है। ठीक है, चलो यहाँ पे जो भी है तो ठीक है। आई होप सभी बच्चों को पूरा सेशन, ये पूरा क्लास समझ में आई होगी। कहीं भी कुछ भी दिक्कत लगती है सारे बच्चे शेयर करेंगे, और अपने दोस्तों को शेयर करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो अपने दोस्तों को भेजो, चैनल को सब्सक्राइब करो, तभी कुछ हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भाई, जो हम रात को मेहनत कर रहे हैं, जो हम लेट सवेरे वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इसी हिसाब से हम फिर दुगनी मेहनत से आपके लिए काम करेंगे, और कुछ ना कुछ और भी चीज़ें ऐड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सब अच्छे रहें, खुश रहें, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।